बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब रीनल पैथोलॉजी का पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, एजोटीमिया। एजोटीमिया होता है कि इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बर्न एंड इंक्रीज्ड क्रेटिनिन इन ब्लड। ये दोनों जो हैं यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन, ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो टिश्यूज़ में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो उनकी जो नाइट्रोजन और क्रेटिनिन जो है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, ये ब्लड में सिक्रीट हो जाती हैं और फिर ब्लड से आगे यूरिन के थ्रू ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। तो अगर इनकी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन लेवल्स इंक्रीज़ कर जाएँ ब्लड में किसी भी वजह से, तो उसको एजोटीमिया कहते हैं। नॉर्मल जो है बर्न क्रेटिनिन रेशो जो वो है वो 15 होती है, और नॉर्मल ब्लड में बर्न का लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल लेवल 7 से 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि नॉर्मल क्रेटिनिन का लेवल ब्लड में 0.6 टू 1.2 mg पर DL होता है। यहाँ ये बात जहन में रखें कि जब बर्न एक दफ़ा फ़िल्टर हो गया यूरिया नाइट्रोजन बोमेंस कैप्सूल से, तो बाद में रीनल टिब्यूल्स जो हैं, जो पीसीटी हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, उधर से दोबारा कुछ ना कुछ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बर्न की अमाउंट रीअब्जॉर्ब होती है। लेकिन जो क्रेटिनिन है, एक दफ़ा ये बोमेंस कैप्सूल से फ़िल्टर हो गई, उसके बाद ये रीअब्जॉर्ब नहीं होती। तो इसके बाद टाइप्स देख लेते हैं एजोटीमिया की। एजोटीमिया की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है प्री रीनल एजोटीमिया। प्री रीनल एजोटीमिया में क्या होता है कि किडनी का फंक्शन नॉर्मल है, किडनी नॉर्मल परफॉर्म कर रही है, लेकिन ब्लड जो किडनी को पहुंच रहा है, अमाउंट ऑफ ब्लड ही कम है। तो अगर ब्लड कम पहुंचेगा किडनी को, तो ब्लड में से यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन कम फिल्टर होगा, तो ब्लड में बर्न और क्रेटिनिन के लेवल इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये है प्री रीनल एजोटीमिया। होता क्या है इसमें कि कंडीशंस, दो कंडीशंस, हाइपोटेंशन और हाइपोवोलीमिया। हाइपोटेंशन होती है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाए, और हाइपोवोलीमिया होता है कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए। अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है, जो हाइपोटेंशन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डिक्रीज कर सकता है ब्लड प्रेशर, के हार्ट से ही पंप नहीं कर रहा ब्लड को, या शॉक में की कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और जो हाइपोवोलीमिया है, ब्लड वॉल्यूम जो कम होता है, ये बर्न्स के केस में, कि अगर जिसम बॉडी बर्न हो जाए, जल जाए, या पैंक्रियाटाइटिस के केस में भी जो है वो ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है, या हैमरेज हो जाए, तो हैमरेज के केस में भी ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो अगर इन हाइपोटेंशन और हाइपोवोलीमिया की कंडीशन में कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट क्या होती है कि अमाउंट ऑफ ब्लड, के कितना ब्लड हार्ट पंप कर रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब ब्लड का वॉल्यूम कम है या उसका प्रेशर कम है, तो वो ब्लड हार्ट कम ब्लड पंप करेगा, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। जब कार्डियक आउटपुट कम, ब्लड कम पंप हो रहा है हार्ट से, तो कम ब्लड ही पहुंचेगा किडनीज तक। अब किडनीज में ब्लड कम जाएगा, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, यानी कि जितना ब्लड फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस से जब रन करेगा ब्लड, तो अगर ब्लड ही कम है, तो वो फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा, उतना कम ब्लड फिल्टर होगा, तो जीएफआर कम हो जाएगा। तो हाइपोटेंशन के केस में जब ब्लड प्रेशर कम होता है, तो किडनीज जो हैं वो एक एंजाइम रिलीज करती हैं, उसको कहते हैं रेनिन। रेनिन जो है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है रेनिन एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है, इसको आगे ए से एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है, अब वो एक तो खुद एक पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर है, और दूसरा ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है। ये दो काम करता है एंजियोटेंसिन 2, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है वेसल्स की, और एल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है। एल्डोस्टेरॉन ने आगे जाके सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है टिब्यूल से, किडनी से वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ये। तो जब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो उससे सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो जाएगी, यानी रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा टिब्यूल से। और मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ बन भी रीअब्जॉर्ब होता है, तो जैसे ही ये रिटेंशन इनकी होगी सोडियम और वाटर की, उसके साथ साथ कुछ कुछ अमाउंट बन की भी रीअब्जॉर्ब होगी, तो बन की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बन क्रिएटिनिन रेशो जो है नॉर्मल 15 थी, तो ये 15 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बन ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, बन ज़्यादा हो गया, तो रेशो बढ़ जाएगी,
और अगर रेशो 15 से बढ़ जाए तो इसे एजोटीमिया कहते हैं, इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन इन ब्लड। तो ये है प्री रीनल एजोटीमिया। इसमें एक बात याद रखें कि प्री रीनल एजोटीमिया के केस में किडनी का जो फंक्शन है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। किडनी का फंक्शन जो है ना वो अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बेसिकली किडनी की कोई पैथोलॉजी नहीं हो रही, उधर उस सिर्फ किडनी तक ब्लड कम पहुंच रहा है। तो प्री रीनल एजोटीमिया में किडनी फंक्शन नॉर्मल होने की वजह से जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है FeNA, ये क्या होती है FeNA कि कितना सोडियम यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, कितना सोडियम जा रहा है यूरिन में। तो जब ये प्री रीनल एजोटीमिया में 1% से कम सोडियम की एक्सक्रीशन होगी और ये नॉर्मल है। नॉर्मल FeNA सोडियम की एक्सक्रीशन 1% से कम होती है। तो प्री रीनल एजोटीमिया में FeNA नॉर्मल होगी 1% से कम, और यूरिन ऑस्मोलैलिटी यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोल्यूट्स हैं, उन उन उन्होंने जब रिलीज़ होना होता है बॉडी से तो वो यूरिन के थ्रू रिलीज़ होते हैं। तो उन सोल्यूट्स की यूरिन में अमाउंट जो है उसको कहते हैं यूरिन ऑस्मोलैलिटी। तो किडनी फंक्शन जब नॉर्मल होगा तो नॉर्मल यूरिन ऑस्मोलैलिटी होगी प्री रीनल एजोटीमिया केस में। नॉर्मल यूरिन ऑस्मोलैलिटी कितनी होती है? 500 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम। तो इससे ज़्यादा तो ये नॉर्मल होगी। दूसरी टाइप जो है एजोटीमिया की होती है पोस्ट रीनल एजोटीमिया, यानी ब्लड सही पहुंच रहा है किडनी में, किडनी का फंक्शन भी नॉर्मल है, लेकिन आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से यूरिन आगे नहीं पास आउट हो रहा। मिसाल के तौर पे यूरिनरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है BPH के केस में, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसमें प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ये यूरिनरी ट्रैक्ट, या यूरेटर का कोई कैंसर हो सकता है, या यूरेटर में स्टोन फंस गया जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी यूरिनरी ट्रैक्ट की, आउटफ्लो नहीं हो सकेगा यूरिन का, वो डिक्रीज़ हो जाएगा जिसकी वजह से GFR डिक्रीज़ हो जाएगा। और GFR कम होगा तो कम ब्लड से जो है यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन नहीं निकल सकेगी, तो एजोटीमिया हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आउटफ्लो कम है यूरिन का तो ओलिग यूरिया हो जाएगा। ओलिग यूरिया कहते हैं डिक्रीज्ड यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन कम प्रोड्यूस होगा। तो ये पोस्ट रीनल एजोटीमिया जो है इसकी दो स्टेजेस होती हैं, एक तो अर्ली स्टेज होती है और एक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब अर्ली स्टेज के अभी डिजीज़ शुरू हुई है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन अभी अभी शुरू हुई है, शुरू के दिन है उसके, तो होगा क्या कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिन बनी जा रहा है पर आगे एक्सक्रीट नहीं हो रहा, तो वो उधर ही टिब्यूल्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से टिब्यूल्स का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ट्यूबुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब ट्यूबुलर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो जो बन ने रीअब्ज़ॉर्ब होना है ब्लड में, वो बन की अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ है। तो बन क्रिएटिनिन रेशो जो है वो 15 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा बन एजोटीमिया हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बन रीअब्ज़ॉर्ब हो रहा है, तो बन ज़्यादा हो गया तो रेशो भी ज़्यादा हो जाएगी 15 से। ये अर्ली स्टेज में होता है। अर्ली स्टेज में ट्यूबुलर फंक्शन जो है नॉर्मल होता है, उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो FeNA सोडियम की एक्सक्रीशन भी नॉर्मल है 1% से कम, और यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी नॉर्मल होती है 500 मिली ऑस्मोल्स पर केजी से ज़्यादा। तो ट्यूबुलर फंक्शन नॉर्मल होने की वजह से सोडियम एक्सक्रीशन और यूरिन ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, क्रॉनिक मसला हो गया है कोई, तो यूरिन टिब्यूल्स में रहने की वजह से टिब्यूल्स को डैमेज करेगा, वो किडनी की टिब्यूल्स जो है ना PCT DCT उनको डैमेज करता है। ट्यूबुलर डैमेज हो गया है तो बन ने रीअब्जॉर्ब होना था टिब्यूल्स के थ्रू, टिब्यूल में डैमेज है तो बन रीअब्जॉर्ब कम होगा। तो अगर बन रीअब्जॉर्ब कम होगा तो बन ब्लड में कम हो जाएगा, तो बन क्रिएटिनिन रेशो 15 से कम हो जाएगी। ये इसमें याद रखें कि लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन में बन कम अब्जॉर्ब हो रहा है, बन क्रिएटिनिन रेशो 15 से कम हो गई है, लेकिन अर्ली स्टेज में बन ठीक ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रहा है तो 15 से ज़्यादा होगी। दूसरी बात यह है कि लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन में ट्यूबुलर डैमेज की वजह से यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है वो कम हो जाती है 500 मिली ऑस्मोल्स पर किलोग्राम से। अब नॉर्मली किडनी वेस्ट प्रोडक्ट सोल्यूट सिक्रीट कर रही होती है यूरिन के थ्रू, तो यूरिन में सोल्यूट्स की ऑस्मोलैलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है 500 से, लेकिन अब ये किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, इस वजह से सोल्यूट्स भी कम हो गए, यूरिन में 500 मिली ऑस्मोल से कम हो गए, तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम की वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन करनी है टिब्यूल्स ने, अब टिब्यूल्स तो डैमेज हो गई हैं तो रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी।
अब रीअब्जॉर्ब कम ब्लड में कम जा रहा है रीअब्जॉर्ब होकर सोडियम, तो एक्सक्रीट ज़्यादा हो जाएगा। ये जो एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है यूरिन के अंदर, ये 2% से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इसमें पोस्ट रीनल एजोटीमिया में याद रखें। तीसरी टाइप जो है एजोटीमिया की, वो होती है इंट्रा रीनल एजोटीमिया। इंट्रा रीनल एजोटीमिया क्या होता है कि ब्लड आ भी ठीक रहा है किडनी तक, आगे जा जो कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है उसकी आउटफ्लो में, लेकिन किडनी के अपने कोई किडनी का डैमेज हो गया है, जो वो सही एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा चीज़ें। कोई पैरेन्काइमल डैमेज हो गया है किडनी का। पैरेन्काइमा किसे कहते हैं कि रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडल्ला, जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ना किडनी के, रीनल कॉर्टेक्स होगी, मेडल्ला, ग्लोमेरुलस, इन सारों को पैरेन्काइमा ऑफ किडनी कहते हैं। अगर इनका कोई डैमेज हो जाए तो इंट्रा रीनल एजोटीमिया डेवलप हो जाता है। अब किडनी का डैमेज किन किन कंडीशंस में हो सकता है? एक्यूट ट्यूबुलर निक्रोसिस में हो सकता है कि ट्यूब्यूल्स की निक्रोसिस हो गई है इस्कीमिया की वजह से, कि ब्लड फ्लो नहीं पहुंच रहा सही तरह, या एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है कि किडनी की इन्फ्लेमेशन हो गई है, या ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, सिस्ट बन गया किडनी में, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है कोई, जिसकी वजह से डैमेज हो गया किडनी का, या मेडिकेशन एनसेड्स, एस्पिरिन वगैरह, या एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल कर रहा है, उस वजह से वो एंटीबायोटिक्स नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं और डैमेज कर सकती हैं किडनी को। अब किडनी डैमेज हो गई है हमारे पास, तो क्या होगा इससे? सबसे पहले कि जो बर्न रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, वो भी कम हो जाएगी, तो बर्न क्रिएटिनिन रेशो 15 से कम हो जाएगी। दूसरी बात कि यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है, अब किडनी फंक्शन नहीं कर रही सही तरह किडनी का डैमेज की वजह से, तो वो जो सल्यूट वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट भी नहीं कर सकेगी यूरिन में, वो ब्लड में ही रहेंगे। तो यूरिन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी 500 मिली ऑस्मोल से, और टिब्यूल्स सही काम नहीं कर रहे, तो टिब्यूल्स के थ्रू ही सोडियम ने रीअब्जॉर्ब होना था, तो वो भी नहीं होगा, तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी। सो अब सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो नहीं रही, तो एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी सोडियम की यूरिन में। ब्लड में रीअब्जॉर्ब होना था ना सोडियम ने, तो वो सही तरह से हो नहीं रहा, तो यूरिन में ही ज़्यादा एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा 2% से ज़्यादा। तो ये 3 चीज़ें होती हैं इंट्रा रीनल एजोटीमिया में। अब यूरेमिया और एजोटीमिया का डिफरेंस देख लें कि इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और इंक्रीज्ड क्रिएटिनिन, इस स्टेट को कहते हैं एजोटीमिया। ब्लड में अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन इंक्रीज हो जाए तो उसको कहते हैं एजोटीमिया। यूरेमिया कब कहेंगे? कि जब इस वजह से ये जो बर्न और क्रिएटिनिन के इंक्रीज्ड लेवल्स हैं, इनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएं, मिसाल के तौर पे कोमा डेवलप हो जाए, या सीजर्स आने लग जाएं, या नोजिया वॉमिटिंग शुरू हो जाए। तो जब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगी उस स्टेट को यूरेमिया कहते हैं, और अगर सिर्फ इंक्रीज्ड होंगी अमाउंट, कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होंगी, उसको एजोटीमिया कहते हैं। तो यहाँ एजोटीमिया का टॉपिक पूरा हुआ है। तो